Hello friends, welcome to another video tutorial from Kamal Dharyal. Today we are going to talk on the clinical manifestations of malaria. तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इसके लाइफ साइकिल पे डिस्कस किया था। आज हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मलेरिया का ट्रांसमिशन कैसे होता है, मॉस्किटो बाइट से। जो आपकी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है उसके बाइट से इसका ट्रांसमिशन होता है। इसके अलावा कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी, अगर आप किसी मलेरिया से इन्फेक्टेड पेशेंट से ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उससे भी आपका क्या हो सकता है, मलेरिया होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि रेफ्रिजरेटेड ब्लड में ये जो आपका पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम जो आपका है, वो 10 डेज तक आपका वायबल रह सकता है। ठीक है, इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी आपका मलेरिया होने के चांसेस रहते हैं। राइट, इसके अलावा वर्टिकल ट्रांसमिशन से भी होता है। मीन्स कोई इन्फेक्टेड मदर से उसके बेबी में भी ट्रांसमिट हो सकता है कुछ प्लेसेंटल डिफेक्ट होने की वजह से। राइट, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। क्लियर। और इसके अलावा कॉन्टामिनेटेड सिरिंजेस के थ्रू भी मलेरिया होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली इन ड्रग एडिक्ट्स। क्लियर। तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो मलेरिया होता है उसको हम ट्रांसफ्यूजन मलेरिया, और वर्टिकल ट्रांसमिशंस के थ्रू जो मलेरिया आपका होता है उसको हम कॉन्जेनाइटल मलेरिया बोलते हैं। और कॉन्टामिनेटेड सिरिंजेस के थ्रू जो मलेरिया होगा उसे हम बोलते हैं मेन लाइन मलेरिया। राइट। मलेरिया पैरासाइट के इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें दोस्तों, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो अप्रोक्सीमेटली 12 डेज का होता है। राइट, और प्लाज्मोडियम विवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल का 13 to 70 डेज एंड प्लाज्मोडियम मलेरियाई का 28 to 30 डेज। तो सबसे कम जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का। क्लियर। दोस्तों मलेरिया की अगर इन शॉर्ट क्लिनिकल पिक्चर की अगर बात करें तो जो एक्चुअली जो क्लिनिकल पिक्चर है वो स्टार्ट होती है आपकी फेब्राइल प्रोक्सीजम से। उसके बाद फिर एनीमिया होता है, देन फिर स्प्लिनोमेगैली की कंडीशन आपकी आती है, और इसके अलावा अदर कॉम्प्लिकेशंस भी आपके होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्लिनिकल पिक्चर है दैट इज फेब्राइल प्रोक्सीजम। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि फेब्राइल प्रोक्सीजम है क्या। तो फेब्राइल प्रोक्सीजम की बात करें तो इट जनरली बिगिंस इन द अर्ली आफ्टरनून एंड कंप्राइजेज ऑफ 3 सक्सेसिव स्टेजेज। तो दोस्तों इसमें आपकी जो फेब्राइल प्रोक्सीजम है इसकी ये 3 स्टेजेज में आपका होता है। राइट, तो ये आफ्टरनून यहाँ से आपकी शुरुआत होती है, तो आफ्टरनून से शुरुआत होती है ये स्टेजेज के आने की। तो ये 3 स्टेज कौन सी है आगे देखते हैं। तो सबसे पहली स्टेज जो है वो है कोल्ड स्टेज। पेशेंट को सबसे पहले क्या होता है, उसको ठंड फील होती है। क्लियर। ठंड इतनी होती है कि उसको बहुत ज़्यादा कपकपाती हुई ठंड उसको होती है, शिवरिंग होती है बहुत ज़्यादा। क्लियर। और ये जो स्टेज है कोल्ड स्टेज, ये आपकी कब तक लास्ट करती है, इट लास्ट्स फॉर 15 to 60 मिनट्स। क्लियर, अप्रोक्सीमेटली 15 to 60 मिनट तक ये स्टेज आपकी 15 to 60 मिनट तक, यानी कि 1 घंटे तक ये स्टेज आपकी चल सकती है। राइट, 1 घंटे तक आपको बहुत, पेशेंट को क्या होगा, बहुत कोल्ड फील होगा, उसको कपकपी आएगी। ठीक है, सीवरिंग होगी बहुत ज़्यादा। क्लियर। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर हॉट स्टेज आपकी आती है। राइट, हॉट स्टेज आपकी ये लास्ट करती है फॉर 2 to 6 आवर्स, यानी कि इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर हो जाता है। हाई फीवर, पेशेंट को बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है, हॉट फील होता है उसको। ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है वो रेज हो जाता है। क्लियर, कितना, 40 to 40.6 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है।
क्लियर। तो इसमें पेशेंट में आपके क्या क्या डेवलप होता है, उसमें उसको हेडेक फील होता है, राइट। फीवर तो है ही, फीवर के साथ साथ वो हेडेक फील करता है, बहुत ज़्यादा उसको तेज हेडेक होता है, राइट। इसके साथ साथ नोजिया फील होता है उसको, और वोमिटिंग भी हो सकती है, क्लियर। तो ऐसा होने के बाद, ठीक है, ये सब सिम्टम आपके होने के बाद फिर ये जो हॉट स्टेज आपकी इसका इसका एंड हो जाता है। किसके साथ? हॉट स्टेज का एंड किसके साथ होता है? स्वेटिंग स्टेज के साथ। तो पेशेंट इस हॉट कंडीशन से बाहर आता है किसके साथ? स्वेटिंग के साथ। इस हॉट, ये गर्मी, ये बुखार आने के बाद, बहुत तेज हाई ग्रेड फीवर होने के बाद फिर उसका वो बुखार उतरता है किसके साथ? स्वेटिंग के साथ। उसको पसीना होता है बहुत ज़्यादा, राइट। और बहुत ज़्यादा पसीना हो जाने के बाद फिर से अगेन पेशेंट आपका कोल्ड फील करता है। फिर से आपकी कौन सी स्टेज आ जाती है? कोल्ड स्टेज आ जाती है, राइट। तो ये, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको पैरोक्सिज्म बोलते हैं, फेब्राइल पैरोक्सिज्म है। तो ये स्टेज आपकी चलते रहती है, और ये डिपेंड करती है स्पेसीज टू स्पेसीज। प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पेसीज है उस पर डिपेंड करता है कि ये कितने टाइम तक चलता रहेगा, क्लियर। तो आइए बात करते हैं इसकी पीरियोडिसिटी की, पीरियोडिसिटी ऑफ फेब्राइल पैरोक्सिज्म। तो दोस्तों, प्लाज्मोडियम मलेरिया के केस में ये 72 आवर्स की होती है और इसको बोलते हैं क्वार्टन फीवर। एंड इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम विवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल इट इज ऑफ 48 आवर्स एंड इट इज कॉल्ड टर्शियन फीवर। एंड इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम नोलेसी इट इज ऑफ 24 आवर्स, एंड इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम इट इज वेरिएबल। ये डिपेंड करता है, ठीक है, या तो 24 आवर्स की होती है या फिर 48 आवर्स की भी होती है, वेरी करता है, ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट टर्शियन फीवर। दोस्तों, कुछ पैरोक्सिजम्स हो जाने के बाद, आफ्टर ए फ्यू पैरोक्सिजम्स, एनीमिया ऑफ ए माइक्रोसिटिक और नॉर्मोसिटिक, हाइपोक्रोमिक और नॉर्मोक्रोमिक टाइप हो जाती है, ठीक है। एनीमिया किस टाइप की होती है? या तो आपकी माइक्रोसिटिक टाइप की होगी या फिर नॉर्मोसिटिक टाइप की, हाइपोक्रोमिक या नॉर्मोक्रोमिक। या तो आपका जो कलर है वो उसका कलर जो है रिड्यूस हो जाएगा, आरबीसीज का हल्का कलर, या फिर नॉर्मल कलर रहता है, और साइज जो है या तो छोटा हो जाएगा या फिर नॉर्मल साइज की रहेगी आपकी आरबीसीज, ठीक है। तो इस टाइप का एनीमिया होता है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम फटीग, ठीक है। पेशेंट बहुत ज़्यादा थकावट फील करता है। वो आपको पता है कि क्यों? क्योंकि अगर आपकी आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन की आपकी कमी हो रही है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का काम होता है कि वो क्या करता है, आपके टिश्यूज तक, आपकी मसल्स तक, आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो अगर प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है तो आपको क्या होगा, आपकी जो टिश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, तो आपकी मसल्स कमज़ोर हो जाती है, जिससे आपको थकावट महसूस होती है, ठीक है। तो एक्सट्रीम फटीग की कंडीशन हो जाती है, और हेडेक, बहुत तेज सर दर्द होने लगता है, ठीक है। और जॉन्डिस की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी आरबीसीज का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एनीमिया में क्या हो रहा है, एक्चुअल में आरबीसीज का आपका ब्रेकडाउन होता है, यहाँ हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आरबीसीज का अगर ब्रेकडाउन हो गया है बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा आरबीसीज के ब्रेकडाउन होने से वहाँ से क्या होता है, आपकी जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन पिगमेंट है, वो रिलीज होना शुरू होता है, वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो उसका अमाउंट बढ़ जाता है, तो बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ने से जॉन्डिस की कंडीशन आ जाती है। उसके बाद आपकी स्प्लिनोमेगैली की भी कंडीशन आ जाती है, ड्यू टू द मैसिव प्रोलिफरेशन ऑफ मैक्रोफेजेज व्हिच फैगोसाइटोज बोथ पैरासाइटाइज्ड एंड नॉन पैरासाइटाइज्ड आरबीसीज, ठीक है। तो स्प्लिनोमेगैली का मतलब आपका जो स्प्लीन है उसका साइज बढ़ जाता है, मेगैली, ठीक है। स्प्लीन का साइज आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। वो किस लिए? क्योंकि जो आपकी पैरासाइटाइज आरबीसीज हैं उनका क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, और उन आरबीसीज को कौन फेगोसाइटोज कर रही हैं, मैक्रोफेजेज कर रही हैं। तो वो मैक्रोफेजेज बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट कर जाती हैं, उनके जो नंबर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसा होने से आपका जो स्प्लीन है वो स्प्लीन का भी साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए स्प्लिनोमेगैली उस कंडीशन को हम बोलते हैं।
दोस्तों मोस्टली जो आपके प्लाज्मोडियम इन्फेक्शंस होते हैं उनमें जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या क्लिनिकल सिम्टम्स जो होते हैं आपके माइल्ड होते हैं, ठीक है। और वो आपके इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, यानी कि कोई कॉम्प्लिकेशंस वो जनरेट डेवलप नहीं करते हैं, ठीक है। मोस्टली जितने आपके जो प्लाज्मोडियम इन्फेक्शंस होते हैं तो वो कैसे होते हैं, आपके अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका एक स्पीसीज है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो स्पीसीज है इसके केस में कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं, राइट। नॉर्मल जो सिम्टम्स हैं वो तो हो ही रहे हैं, एनीमिया हो रहा है, ठीक है, फेब्राइल प्रोक्सीजम्स हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जो आपके अदर प्लाज्मोडियम इन्फेक्शंस हैं उनमें जो आपकी आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं, वो आरबीसीज डिस्ट्रॉय होके कहाँ चली जाती हैं, आपकी जो स्प्लीन है उसमें चली जाती हैं, ठीक है। वो कहाँ चलेगी? स्प्लीन में चली गई, राइट। लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ कुछ यूनिक फीचर है किसका? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का। वो क्या है कि जो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है वो एक प्रोटीन रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, स्टिकी प्रोटीन है ये। इसको क्या करता है? रिलीज करता है। ये स्टिकी प्रोटीन आपकी जो आरबीसीज हैं, ठीक है, ये जो आरबीसीज हैं इन आरबीसीज की सरफेस पे आपका क्या हो जाता है? कोट हो जाता है। तो इस तरह से इस आरबीसी की सरफेस पे क्या बन जाते हैं? ये प्रोट्यूबरेंस, या आप कह सकते हैं नॉब, इनको क्या बोल सकते हैं हम? नॉब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाते हैं, क्लियर। तो ये इनकी वजह से क्या होता है, ये आरबीसीज आपकी इजीली किसी भी टिश्यू की एंडोथीलियल सेल्स पे ये क्या हो जाता है? अडेयर हो जाता है, ठीक है। एंडोथीलियल सेल्स पे ये क्या हो जाता है? अडेयर हो जाता है। इसको हम बोलते हैं साइटो एडहेरेंस। इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? साइटो एडहेरेंस बोला जाता है, क्लियर। तो ये आरबीसीज आपकी क्या हो जाती हैं? ब्लड वेसल्स पे, सपोज ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे इस तरह से क्या हो जाते हैं? आरबीसीज आपकी क्या हो जाती हैं? ये इस तरह से क्लम्पिंग हो जाती है आरबीसीज की, क्लम्प्स बन जाते हैं, ठीक है, क्लम्प्स बन जाते हैं। या आप कह सकते हैं कि एक ब्लॉकेज आ जाता है, ब्लड फ्लो में क्या आ जाता है? ब्लॉकेज आ जाता है। तो ये इस तरह की क्लम्पिंग होने से आपका प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है, एक ब्लॉकेज आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा ब्लॉकेज आ जाने से आपकी जो ब्लड सप्लाई है, ऑर्गन्स को जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, जिससे आपकी कौन सी कंडीशन हो सकती है? जिसको हम क्या बोलते हैं? इस्कीमिया। इसको क्या बोलते हैं? इस्कीमिया। तो इससे क्या हो सकता है? हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है आपकी, हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है, क्लियर। तो हीमोलिटिक एनीमिया टुगेदर विथ इस्कीमिया कॉजेज ऑर्गन फेल्योर, ठीक है। इन दोनों अगर एक साथ होती हैं, हीमोलिटिक एनीमिया भी और इस्कीमिया भी, ठीक है, किसके केस में? ऐसा किसके केस में होगा? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के केस में, राइट। तो इट मे कॉज ऑर्गन फेलियर। तो अगर आपकी ब्रेन की कैपिलरीज में ब्लॉकेज आ जाता है, राइट, ब्रेन की कैपिलरीज में ब्लॉकेज आने से आपका जो है ब्रेन अफेक्टेड होता है, ब्रेन आपका मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इस तरह की मलेरियल कंडीशन को हम बोलते हैं सेरिब्रल मलेरिया, राइट, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की जो मेंटल स्टेटस है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, उसका बिहेवियर चेंज आ जाते हैं पेशेंट में, ठीक है, अजीब तरह से बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो पूरी तरह से उसका जो मेंटल स्टेटस है वो अल्टर्ड हो जाता है, राइट। दूसरे सीजर्स आते हैं, दौरे पड़ने लगते हैं, ठीक है, अटैक, दौरे पड़ने लगते हैं, और
उसका जो ब्रेन है वो कोमा में भी जा सकता है, कोमा की कंडीशन भी आपकी आ सकती है और पैरालिसिस की कंडीशन भी आपकी डेवलप हो सकती है। क्लियर? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के केस में ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि इसमें आपका जो है ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है, ब्रेन भी आपका इन्फेक्ट हो जाता है, जिसको हम सेरिब्रल मलेरिया बोलते हैं। क्लियर? तो ये कोमा की जो कंडीशन है वो बहुत ही खतरनाक कंडीशन आपकी बन सकती है। अगर हिपैटिक सर्कुलेशन में ब्लॉकेज आता है तो उससे आपके लिवर पर इफेक्ट पड़ता है, राइट, जिसे हम बोलते हैं बिलियस मलेरिया, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डायरिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस एंड लिवर फेलियर। क्लियर? कुछ अदर ऑर्गन्स भी आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं मलेरिया में, जैसे लंग्स हैं, किडनीज हैं और स्प्लीन। क्लियर? मलेरिया डायग्नोसिस की अगर बात करें तो आप कई तरह से मलेरिया को डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले थिक ब्लड स्मेयर और थिन ब्लड स्मेयर बना के आप कर सकते हैं। तो थिक ब्लड स्मेयर इसमें जो इन्फेक्टेड आरबीसीज हैं उनको आप फिक्स कर सकते हैं, उनको लोकेट कर सकते हैं, और थिन ब्लड स्मेयर से आप डायरेक्टली जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके वेरियस स्टेजेस को आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे आपकी ट्रोफोजॉइड स्टेज है या गेमेटोसाइट स्टेज है, उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं थिन ब्लड स्मेयर में। तो ये थिक स्मेयर और ये थिन ब्लड स्मेयर, तो आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसे, स्टेनिंग करके, लीसमान स्टेनिंग या जिम्सा स्टेनिंग आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपी करेंगे 100x पावर पे। ठीक है, ऑयल इमर्सन जो आपका लेंस है उससे। इसके अलावा क्वांटिटेटिव बफी कोट QBC टेस्ट आप कर सकते हैं, और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा यूज इस टाइम पे होता है RDTs, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स आप कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपकी क्रोमेटोग्राफिक बेस्ड होते हैं, क्रोमेटोग्राफिक जो आपकी स्ट्रिप्स होती हैं उन पर बेस्ड होते हैं ये। ठीक है, तो इन पे आप दो तरह के एंटीजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक तो आपका हिस्टिडीन रिच प्रोटीन HRP2 और दूसरा LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये दो तरह के प्रोटीन्स को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोटीन और ये आपका जो LDH है इसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो LDH है वो नॉर्मली आपका हर तरह की जो नॉर्मल प्लाज्मोडियम, नॉर्मली जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अगर LDH आपका पॉजिटिव है, यानी कि वो लाइन अगर अपीयर हो रही है, ठीक है, एक लाइन देखिए इस तरह से आपकी ये डायग्नोस्टिक स्ट्रिप जो आपकी है उसमें ये लाइन आपकी है। ठीक है, दो तरह की लाइन है। एक लाइन तो आपकी है वो प्लाज्मोडियम स्पीसीज के लिए होती है नॉर्मली, यानी कि वो क्या आइडेंटिफाई करती है, आपके LDH को आइडेंटिफाई करती है, और जो दूसरी है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के लिए होती है। तो उसमें आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इस HRP को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक लाइन अपीयर होती है तो मतलब आपका प्लाज्मोडियम स्पीसीज है, आप उसमें कह नहीं सकते कि कौन सी स्पीसीज है। फैल्सीपेरम को छोड़ के आपकी बाकी और स्पीसीज हो सकती हैं, विवेक्स हो सकती हैं, ओवेल हो सकती हैं, आपकी मलेरिया हो सकती है। ठीक है, लेकिन फैल्सीपेरम नहीं होगी। अगर दोनों लाइन अपीयर होती हैं, कौन सी, ये दो, दूसरी लाइन भी अपीयर होती है, यानी कि आपको HRP प्रोटीन भी अगर आइडेंटिफाई हो गया है तो इसका मतलब क्लियर है कि कौन सी स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम स्पीसीज है। क्लियर? तो जो HRP प्रोटीन है वो कौन रिलीज करता है, उसको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम रिलीज करता है। ठीक है, और जो LDH है वो नॉर्मली आपकी जो प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, मलेरिया, ये सब आपकी रिलीज करती हैं इस एंजाइम को। देखिए इस स्ट्रिप पे ये जो कार्ड आपका है, मलेरिया कार्ड जिसको हम बोलते हैं, ये जो रैपिड डायग्नोस्टिक कार्ड है, उस पर 3 लाइन होती है एक्चुअली। ठीक है, जो तीसरी लाइन होती है वो कंट्रोल लाइन होती है। ठीक है, इस लाइन का अपीयर होना जरूरी है। अगर ये लाइन अपीयर आपकी हुई है तभी आप कह सकते हैं कि आपका कार्ड जो है वैलिड है। अगर कंट्रोल लाइन भी आपकी अपीयर नहीं होती है तो कार्ड आपका इनवैलिड है।
ठीक है। तो देखिए, अगर कंट्रोल लाइन के साथ साथ आपकी ये फर्स्ट लाइन अपीयर होती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम को छोड़ के आपकी दो अदर स्पीसीज हो सकती हैं। और तीनों लाइन अगर अपीयर होती हैं, दूसरी लाइन भी अगर अपीयर होती है, तो इसका मतलब प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, राइट। इसको और क्लियर मैं करना चाहूंगा कि अगर तीनों लाइन अपीयर होती है तो मिक्स्ड इन्फेक्शन आप बोल सकते हैं, राइट। अगर आपकी ये वाली लाइन अपीयर होती, ये लाइन अपीयर नहीं होती, फेल्सीपेरम वाली लाइन अगर अपीयर होती है, तो इसका मतलब इस कंट्रोल के साथ साथ तो सिर्फ आपका क्या है, फिर प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम का इन्फेक्शन है, राइट। अगर ये तीनों लाइनें अपीयर होती है तो मिक्स इन्फेक्शन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, मिक्स्ड इन्फेक्शन। लेकिन ज़्यादातर जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के केसेस होते हैं उनमें तीनों लाइन अपीयर होती हैं, तो हम उसको प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम का इन्फेक्शन ही मानते हैं, ठीक है। तो ये लाइन तो आपकी अपीयर होती है, ये भी, ठीक है, जो जो ये लाइन है, क्लियर। तो इसे आप या तो प्योर प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम का इन्फेक्शन बोलिए या मिक्स्ड इन्फेक्शन बोल सकते हैं, क्लियर, तीनों लाइन अपीयर होने पर, राइट। ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, मलेरिया के केस में प्रिवेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोफाइलेक्सिस जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्योंकि अगर बचाव आप खुद पे कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट तक जाने की बात ही नहीं आती है, ठीक है। तो प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं, आपको पता है कि मच्छर की वजह से बीमारी हो रही है, ठीक है। तो आपको इस तरह की क्लोथिंग करनी है, इस तरह के कपड़े पहनने हैं जिससे आपकी पूरी बॉडी कवर हो जाए, फुल बॉडी क्लोथिंग आपको करनी है। और इसके अलावा आपको जो इंसेक्टिसाइड कवर्ड मॉस्किटो नेट्स होती हैं उनको यूज करना है। सोते टाइम आपको मॉस्किटो नेट्स का आप यूज कर सकते हैं जिससे मॉस्किटो ना आए, ठीक है। और रेगुलरली आपको क्या करना है, इंसेक्टिसाइड आपको स्प्रे करते रहना है, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने आसपास कहीं भी आप इस तरह का एनवायरनमेंट ना बनाएं कि मच्छरों को वहाँ पैदा होने की का चांस मिले। तो आपको क्या करना है, अपने आसपास कहीं भी वाटर आपका वो नहीं होना चाहिए, वाटर आपका जमा नहीं होना चाहिए कहीं भी, ठीक है। तो कोई भी बर्तन ऐसी जगह या कहीं भी कोई गड्ढा बना है वहाँ अगर पानी जमा है तो उसको आप दूर करिए वो सबको, ठीक है। आप अपने आसपास पानी जमा ना होने दीजिए, ठीक है। तो वो पानी वाली जगह पे ये मॉस्किटो क्या करते हैं, अपने अंडों को वहाँ पे जनरेट करते हैं, ठीक है, लेआउट करते हैं अपने एग्स को, ठीक है, जहाँ से फिर ये आपके प्रोड्यूस होते हैं बहुत सारे मॉस्किटोज, ठीक है। तो एनवायरनमेंट आपको कैसा बनाना है, एकदम नीट एंड क्लीन बनाना है ताकि जो मॉस्किटोज हैं वो आपके आसपास भी ना आए, ठीक है। तो अगर मॉस्किटोज नहीं है तो फिर मलेरिया नहीं हो सकता, ठीक है, फिर बहुत कम चांसेस होते हैं मलेरिया होने के। तो रेगुलरली आप इंसेक्टिसाइड जैसे डीडीटी वगैरह इन सब का छिड़काव करते रहिए, स्प्रे करते रहिए, ठीक है। तो उस जिससे आपको ये मलेरिया नहीं हो सकता। बात करते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका जो मलेरिया है वो अनकॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड अगर नहीं है तो एसीटी यूज की जाती है। एसीटी का मतलब है आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज की जाती है। इसमें बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं पेशेंट को। जैसे एसीटी आर्टिमिसिनिन एक क्या है, एक एंटी मलेरियल एजेंट है। इसकी जो ड्रग्स होती हैं जैसे आपकी मेफ्लोक्विन है, सल्फोडॉक्सिन है, हेलोफेंट्राइन है, इस तरह की ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। किस केस में, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड केस है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसीटी दी जाती है, क्लियर। इसके अलावा आपको पता है कि मलेरिया के लिए जो सबसे अच्छी ड्रग है वो है क्लोरोक्विन। तो आज के टाइम पे क्लोरोक्विन रेसिस्टेंस होने की वजह से क्विनीन दी जाती है, ठीक है। तो क्विनीन, अगर क्लोरोक्विन रेसिस्टेंस है तो क्विनीन दी जाती है, राइट। और क्विनीन को हम कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं, इसके साथ साथ दो एंटीबायोटिक ड्रग्स भी दे सकते हैं, जैसे आपकी टेट्रासाइक्लिन है और क्लिंडामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और
टेट्रासाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन। ये क्विनिन के साथ आप दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स। क्लियर। वैक्सीन की अगर बात करें तो जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन है 2015 में ये वैक्सीन आपकी बनी थी RTS-SAS-01, राइट। इसको हम मॉस्क्यूरिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट है जिसमें आपकी रिपीटेड रीजन ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, उसकी जो प्रोटीन है सर्कमस्पोरोजॉइड प्रोटीन है, उसके रिपीटेड रीजन्स और टी सेल एपिटोप्स और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के रिकॉम्बिनेशन से ये क्या बनी है, ये वैक्सीन आपकी बनी है। अलोंग विथ एडजुवेंट, ये AS01 ये आपका क्या है, एडजुवेंट। एडजुवेंट का काम होता है टू इंक्रीज द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स, ठीक है। इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को इंक्रीज करने का काम होता है एडजुवेंट का। तो ये AS01 इसमें एडजुवेंट का काम कर रहा है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल पिक्चर and the treatment part of malaria. Thank you very much.